अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में आग लगी हुई है। पिछले 48 घंटों में कम से कम 11 लोगों की हलाकतों की खबर 13 लोगों की हलाकतों की खबर आ गई है और अभी तक वायलेंस जारी है। मुसल्लह अफराद पूरे मॉब में सड़कों पर घूम रहे हैं। कुछ के हाथों में लाठियां हैं, कुछ के हाथों में खंजर हैं, कुछ के हाथों में पत्थर हैं और कुछ के हाथों में बंदूकें भी हैं। ज़्यादातर जो तोड़ फोड़ और जो तबाही बर्बादी हो रही है वो मुसलमान मोहल्लों में हो रही है, या उन मोहल्लों में जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, जैसे बाबरपुर, मौजपुर, चांदबाग, जाफराबाद, विजय पार्क, यमुना विजार। ये सब नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली का है वहाँ पर हो रहा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये वही हलके हैं जहाँ पर बीजेपी के एमएलएज पावर में हैं, और ये वही हलके हैं जहाँ पर अभी जो दिल्ली की जो रियासती इलेक्शंस हुई हैं जहाँ से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो लगता है कि जो 2002 गुजरात में जो राइट्स का मॉडल हमने देखा था, वो ही मॉडल एक छोटे पैमाने पर आज 2020 में दिल्ली में अप्लाई हो रहा है। कल हम आपको दिखा रहे थे विनोद जोसे साहब, जो एक सहाफ़ी हैं भारत में, उनकी एक तस्वीर जो उन्होंने ली थी कि जो वीएचपी और आरएसएस की जो एक्टिविस्ट हैं वो हिंदू घरानों और बिजनेसेस के सामने झंडे लगा रहे हैं ताकि शनाख्त हो सके। ये थी प्लानिंग और आज हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। तकरीबन जो भी रिपोर्टिंग हो रही है वो चंद बहादुर सहाफ़ी अपने मोबाइल फ़ोन से रोड पर अपनी जान की बाजी लगाते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्हीं रिपोर्टर्स को मैं कोट करूँगा। scroll.in है एक वेबसाइट, वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि कबीर नगर जो मौजपुर के करीब है वहाँ पर सिर्फ मुसलमान घरानों पर पेट्रोल बॉम्ब मारे जा रहे हैं। श्रीनिवासन जैन जो एक एनडीटीवी के बहुत एक नामवर रिपोर्टर हैं, उनके ब्यूरो चीफ भी हैं, 1995 से वो एनडीटीवी के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कहानी बताई क्योंकि वो फील्ड में थे। वो कह रहे थे कि अभी मैं मौजपुर बाबरपुर मेट्रो जंक्शन से वापस आया हूँ अपने कॉलीग मरियम अलवी के साथ। यहाँ एक मेजर फ्लैश पॉइंट था, दोनों साइडों पर मीडिया को गालियाँ ही पड़ रही हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री घूम रही है इधर उधर, लेकिन कभी वो एक्शन लेते हैं, ज़्यादातर वो पीछे हट के बैठ जाते हैं। इसका सबूत वो ये बता रहे हैं कि जो पुलिस चौकी है उसके सामने ही कोई 5-6 मोटरसाइकिलों को जला दिया गया और वो आराम से बैठे रहे। फिर जब वो विजय पार्क की तरफ गए तो ये भी बड़ी मज़ेदार कहानी है कि वहाँ पर एक जवान आदमी था जिसके सर को थोड़ी सी चोट लगी हुई थी और उसको वहाँ से ले जाया जा रहा था, लेकिन वो इतना एक्साइटेड था कि इनको रोका उन्होंने और कहा कि जी अंकल, वहाँ पर एक मुसलमान की दुकान को लूटा जा रहा है, अगर आप अभी चले जाएं तो आपके हाथ भी कुछ पड़ जाएगा। ये जो दुकान है इंडियन स्पोर्ट्स नाम है, इसको लूटा गया और फिर इसको आग लगाई गई। यहाँ पर ज़्यादा मेडल्स एंड ट्रॉफीज़ जो स्कूल के इवेंट्स के लिए होते हैं वो वहाँ पर मिलते थे। कुछ लोकल लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फिर जो मॉब्स हैं उन्होंने उन्हें रोक दिया। जैन साहब ये भी कहते हैं कि एक रैपिड एक्शन फोर्स जो एलीट फोर्स है उनका भी एक दस्ता वहाँ पे मौजूद था, और एक स्वॉट टीम जो बिल्कुल ही स्पेशल फोर्सेस आप कह सकते हैं पुलिस की, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम, वो आए और वो चले गए। ज़्यादातर वहाँ पर दिल्ली पुलिस ही थी, लेकिन वो इतनी तादाद में नहीं थी कि वो कुछ कर भी सकते, और जहाँ पर वो कुछ कर भी सकते थे उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका ये भी कहना है कि ये जो सारी जो पिक्चर्स और वीडियोस उन्होंने लगाई हैं वो उन्होंने सीक्रेटली अपने फ़ोन पर फिल्म की, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई मीडिया का टीवी कैमरा लेके जाए तो उसकी खैर नहीं। क्या होगा उनके साथ वो भी आपको अभी बताते हैं। पुलिस की बात की तो हमने देखा कि जेएनयू और जामिया मिलिया में दोनों केसेस में पुलिस खड़ी रही, बल्कि खड़ी भी नहीं रही, जिन पर तशद्दुद हो रहा था उन पर मज़ीद तशद्दुद किया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। पुलिस जो दिल्ली की है वो होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर आती है, और अमित शाह का रिकॉर्ड आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये बड़ा क्लियर लग रहा है कि उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपने आराम से बैठना है, बिल्कुल जैसे 2002 में गुजरात में पुलिस को ऑर्डर्स दिए गए थे। अब आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं जो एक तरह से सबूत है जो मैं ये बात कर रहा हूँ, और जो वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है पुलिस की, ये ली गई है
खजूरी खास में। अब आप सुनिए एक दिल्ली की रिहायशी की वीडियो जिसने जो उसने अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बनाया है क्योंकि वो इतने खौफज़दा है कि वो बाहर नहीं निकल सकते। देखिए, उन्होंने करदमपुरी और विजय पार्क के कुरैशी टावर को पूरी तरह से घेर रखा है। एक दरगाह को भी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी नजर आतिश किया गया, एम्बुलेंसों पे भी पथराव हुआ। अच्छा, दुकानें जली हैं और एम्बुलेंस को तो मैं बता चुका। अच्छा, मोटरसाइकिलें जो भी खड़ी थी उनमें से सारा पेट्रोल निकाला ताकि पेट्रोल पंप बना सकें, उसके बाद उन्हें जला दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तो झंडों से शनाख्त हो रही है, लेकिन जिन जगहों को जलाना है उन पर पता है क्या लिख देते हैं? खान, क्योंकि वहां पर खान इज अ टर्म फॉर खान मार्केट, मुस्लिम, ये तो खान भाई है। अच्छा, अब हम ये जो अगेन जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, अगेन सल्यूट उन सहाफ़ियों को जो वहाँ पर फील्ड में अभी तक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके साथ हालांकि तस्वीर और फिल्म उनकी डिलीट करवाई गई हैं और सब कुछ कुट भी लगी है। इनको मुसलमान समझ के जो है पीटा गया, फिर बड़ी मुश्किल से इन्होंने कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं, तो फिर इन्हें छोड़ा गया। मॉब जो है लोगों के शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड वहाँ कहते हैं, वो बाकायदगी से चेक कर रहा है और जहाँ शुबा हो जाता है तो वहाँ कहते हैं पैंट उतारो। अनिंदिया चट्टोपाध्याय फोटो जर्नलिस्ट के साथ यही हुआ कि भाई तू बड़ा उछल रहा है, जरा पतलून तो उतारे, हम देखते हैं कि तू हिंदू है या मुसलमान। सादत हसन मंटो, क्या बात है सर विजनरी, एक वक्फा ले। वेलकम बैक। अच्छा, अब ऐसे भी नहीं है कि सभी आग लगाने निकले हैं, कुछ लोग हैं जो आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आज ही एक वीडियो सामने आई है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर अमन के हक में भी एक रैली निकाल रहे हैं। जब दिल्ली को आग लगी हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो बेटी मेलानिया है वो दिल्ली में ही थे और एक हैप्पीनेस क्लास अटेंड कर रहे थे स्कूल में। हाँ, कितनी खुशी, मतलब खुशियाँ बांटो। अरविंद केजरीवाल जो ज़ाहिर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर थे राजघाट में महात्मा गांधी के, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी ये तो पागलपन है, प्लीज़ आप सब रुक जाएं, और ये अपील की कि मंदिरों और मसाजिद से अमन के हक़ में भी पैगामात दिए जाए और ज़ाहिर है कि पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को सामने आना चाहिए, कोई बयान देना चाहिए। उसके साथ ये भी कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। राइज टू द ओकेजन एंड बिकम नॉट लीडर्स ऑफ योर पार्टी बट लीडर्स ऑफ सोसाइटी। एक सहाफ़ी हैं प्रेम पानेकर, जिनके आपके इससे बहुत ख्यालात मिलते हैं। इनका ये कहना है कि ये सब अचानक नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ अरसे से तैयारी हो रही थी। शहरियत के कानून की मंजूरी के बाद छोटे छोटे टारगेटेड हमलों से शुरुआत हुई। गालिबन इनका इशारा JNU और जामिया मिल्लिया की तरफ है। पुलिस ने हर वारदात में लाताल्लुकी का मुजाहरा किया। यूनियन मिनिस्ट्री, मरकज़ी हुकूमत ने मुसलसल खामोशी इख्तियार की। अब यही छोटा मॉडल ज़रा बड़े पैमाने पे दोहराया जा रहा है। इन्होंने हिटलर, मुसोलिनी और जो डिक्टेटर था पुर्तगाल का सलाज़ार वो, और यूनान का जो डिक्टेटर था पापाडोपुलस वो, और जनरल पिनोशे चिली वाला वो, और सुहार्तो इंडोनेशिया, इन सब की रिजीम्स का मुताला करके एक जिस्ट 15 पॉइंट्स का बताया। अब वो फिट इन हो रहा है किन किन मुल्कों पे, मैं आप पे छोड़ता हूँ। पहला ये है कि जी फाशिज़म की पहली निशानी ये है कि नेशनलिज्म जो है उसको जुनूनी वेव में तब्दील कर देना। ठीक है, हिंद भारत माता की जय। इंसानी हुकूक के तस्करे से बेजारी, मसलन जब मॉब लिंचिंग है तो चुप, अखलाक अहमद है तो चुप, पहलू खान मर जाए तो चुप, और कौन चुप? प्राइम मिनिस्टर चुप। अक्सरियत को मुत्तहद रखने के लिए कोई मुश्तरका दुश्मन तराशना, मुगल मुसलमान सामने सब ठीक। अच्छा, अपनी फौजी ताकत पे फख्र, हम पाकिस्तान को 7 दिन में खाक चढ़ा, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। मर्दानगी पे जोर, ये तो हाँ ठीक है। और मीडिया पे मुकम्मल कंट्रोल, 100%। कौमी सलामती का जो मुद्दा है उसको हर तरह की मुखालफत दबाने के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करना, देश के गद्दारों को गोली मारो सारो। अच्छा,
फिर मज़हब को रियासती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, मसलन हिंदुत्व, बाबरी मस्जिद, गुजरात वजरात, आपको मालूम ही है। अच्छा, सरमायादारी यानी कॉरपोरेट सेक्टर का तहफ़्फ़ुज़, जी सर, ठीक है, उसको पूरी सारी मदद देना और उसके अगेंस्ट मजदूरों को कुचलने की पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि मईशत का पहिया बिला रुकावट जो है मर्जी के फाशिस्ट की मर्जी के हिसाब से चलता रहे। फ़न और फ़नकारों के आज़ादाना इजहार से बेजारी और उनकी हौसला शिकनी। बॉलीवुड किस तरह तकसीम हुआ, दीपिका गई तो उसके साथ क्या हुआ, ये छोटे मैं सिर्फ 2 मिसालें दे रहा हूँ आपको। मामूली जराइम की सख्त से सख्त सज़ा तजवीज़ करने का रुझान। यूपी में जिसने अमलाक को नज़र आतिश किया, फ़र्ज़ किया गया मुसलमान है, उनकी जायदादें कुर्क की गई, उन पे भारी जुर्माने लगाए गए, दिल्ली में नहीं लगाए जाएंगे, जाहिर है। अच्छा, तुफैली यानी क्रॉनीज़, उनको नवाजना और उनकी करप्शन से आंखें बंद कर लेना। 8-9 लोग जो हैं बिलियनर्स, वो बैंकों के कर्जे लेके भाग गए, लेकिन कोई इशू नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसका नहीं पता कि फ्रॉड इंतखाबात की एप्लीकेशन होती है इंडिया पे या नहीं होती। मेरा ख्याल है ये एप्लीकेशन नहीं होती, लेकिन इसमें से सर 15 में से 14 तो फिट हो गए, 14 फिट हो रहे हैं। बहुत अच्छा। अब सवाल ये किया जाता है हमेशा, आई मीन आजकल एटलीस्ट, कि यार ट्रंप आया हुआ है और आपने ये किया, क्योंकि देखें ये तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड पोग्राम है, ठीक है, आपने फुल इजाजत दे दी, आपने पुलिस को कहा कि साइड पर करो। तो यार इतनी जब आपके यहाँ स्पॉटलाइट है तो आप ये क्यों करेंगे? और इसका बड़ा आसान जवाब है, बिकॉज इट वर्क्स। एक वक्फा ले लेते वेलकम बैक। अच्छा, अब दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, अगर इतना कुछ ट्रंप की मौजूदगी में हो रहा है तो उसके जाने के बाद क्या होगा, इसका भी एक ट्रेलर एक तरह से हमें मिला है। एक इंटरव्यू किया है गौरव शास्त्री का, जो एक जवान पंडित हैं एक बाबरपुर की मंदिर में। उन्होंने कहा कि अभी तो हमने हल्का हाथ रखा हुआ है, एक दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप चले जाएगा तो फिर यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं बचेगा। अच्छा, ये जो मॉडल जो आप देख रहे हैं, ये 1984 की सिख राइट्स में भी आपने यही देखा, बाबरी मस्जिद के बाद भी आपने यही देखा। ये बार बार क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए क्योंकि ये एक कामयाब मॉडल है। बाबरी मस्जिद को तो तबाह करने के बाद फिर मुंबई में जो राइटिंग हुई, जिसमें तकरीबन 900 लोग मारे गए, होता क्या है, आप प्रोवोक करते हो, आप फसाद क्रिएट करते हैं, नफरतें फैलाते हैं और फिर उसका सियासी फ़ायदा उठाते हैं। बाबरी मस्जिद और मुंबई राइट्स के बाद बीजेपी एक बहुत बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी, कल्चरल सेंटर और स्पॉटलाइट में आई, और 2002 गुजरात राइट्स के बाद मोदी ने अपनी वहाँ पर कंट्रोल को कंसोलिडेट किया और उसकी कामयाबी देखें कि आज वो चीफ मिनिस्टर गुजरात नहीं, प्राइम मिनिस्टर इंडिया है। तो जाहिर है कि जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है वो अब पूरे मुल्क में अप्लाई कर रहा है। लेकिन ये जो फैशिज्म है और ये जो इसकी कॉपीराइट है, और तरीकाकार हमेशा एक ही रहता है, कॉपीराइट भारत के पास नहीं है। कहानी लेकिन है आरएसएस और बीजेपी कॉपीराइट के पूरी तरह हकदार हैं, इसलिए कि 1927 से आज तक कितने साल हो गए? 100 तकरीबन, ऑलमोस्ट 93 साल हो गए। 93 साल हो गए। 93 साल पहले आरएसएस जो है जनसंघ, वो आरएसएस वो कायम हुई थी। किसकी वारिस है? नाजियों की, नाजी आइडियोलॉजी, एरियन सुपरमेसी की। अच्छा, तब से ये ज़ाहिर काम चल रहा है, तो इनके एक तो साबित कदमी को सलाम। बहुत। दूसरे ये है कि बड़ा आसान है, अगर मैं 3 वर्ड्स इस्तेमाल करूं कि व्हाट इज़ फैशिज्म, एक सर्टन बरादरी या ग्रुप के ख़िलाफ़ प्रोपेगेट करना, उस प्रोपेगेंडे के नतीजे में उसको मेजॉरिटी के साथ से आइसोलेट करना और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देना। अच्छा, मुझे ये जो दिल्ली में हुआ, मुझे याद आ रहा है 9 नवंबर 1938 की एक रात। उस दिन, उस रात बल्कि क्या हुआ कि हिटलर 1933 में पावर में आ चुका है। ये 1938 की बात कर रहा हूँ, 5 साल। मोदी ने के ज़माने में ये 6ठा साल है जहाँ दिल्ली में ये आग लगी है। 5 साल नाजियों ने तैयारी की यहूदियों को आइसोलेट करने की और मेन स्ट्रीम से काटने की, और उसके बाद एक रात आई 9 नवंबर 1938 की दरमियानी रात। एक ख़बर मिलती है पेरिस से
कि एक जर्मन सफारतकार है अर्नेस्ट वॉन रॉथ, उसको किसी ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने एक लड़के को पकड़ लिया 17 साल का। वो जो लड़का था वो एक पोलिश नजात जर्मन यहूदी लड़का था। अच्छा, ये तो हो गया एक जवाब। उसके बाद 9 नवंबर की रात को ज़ाहिर है जर्मनों को गुस्सा आ गया कि ये यहूदी हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरे जर्मनी में उस रात यहूदियों की जो जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इस रात को कहते हैं क्रिस्टल नाख्त, यानी टूटे हुए शीशों की रात, कि जो कुछ मिला उसको स्मैश कर दो। फिगर अगले दिन पता चला 91 हलाकतें हुई। ये मैं सरकारी आदाद शुमार बता रहा हूँ। 91 हलाकतें हुई हैं, यहूदी थे। 267 सिनागॉग या तो पार्शली या टोटली डिस्ट्रॉय हो गए। 7000 दुकानें और बिजनेसेस पार्शली डिस्ट्रॉय हो गए या टोटल डिस्ट्रॉय हो गए। 30,000 तखरीबकार शरपसंद गिरफ्तार हुए। वो 30,000 कौन थे? यहूदी थे। जाहिर है उनको इवेंचुअली फिर कंसंट्रेशन कैंप की तरफ हकाल दिया गया। तो ये जो टेस्ट था, ये जो आगे हॉलोकॉस्ट आने वाला था, ये उसका दरवाज़ा इस क्रिस्टल नाख्त से खुल गया। तो अब जो ये जो आया है शहरियत का बिल, उसके बाद पूरी एक कम्युनिटी आइसोलेट हो जाएगी। और उसके बाद ये नहीं कि पूरे भारत में एक साथ जो है वो पूरा सिलसिला शुरू हो, ऐसा नहीं है। किसी एक ख़ास सूबे में या किसी बड़े शहर में तसल्ली के साथ ये काम होगा, उसके बाद अगले शहर में या अगले सूबे में इस तरह होगा ताकि बड़ी खबर ना बने और फिर लोग इसके आदी हो जाएं। यार हिंदुस्तान में तो होता ही रहता है, इसमें ऐसी नई बात क्या है। ये है स्ट्रेटजी। तो वक्फा ले लेते हैं हम भी। वेलकम बैक। और अब कुछ तस्करा करते हैं कोयटा का, जहां पर बोलान मेडिकल कॉलेज, जो उसको 2017 में बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, उसके दर्जनों जो तलबा हैं और जो वहाँ के अहलकार हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं कई दिनों से। कल रात को बल्कि जब एहतजाज ज़्यादा हुआ असेंबली के सामने तो पुलिस उनको पकड़ के ले गई, जिसमें ख़वातीन तालिबात भी थी, जिसके ऊपर ख़ासा शोर मचा, लेकिन उनको बहरहाल छोड़ दिया गया। इनके मुतालबात जो हैं वो ये हैं कि स्कॉलरशिप्स आधी कर दी गई हैं, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बेस कोटा था वो ख़त्म कर दिया गया है। मेरी काफ़ी तफसील से बात हुई। बलूचिस्तान के जो हुकाम इस मामले को देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी एग्री नहीं करती, जिसमें यह है कि जैसे 4 हॉस्टल हैं उसमें से 2 किराए पे दिए हुए हैं और दो के अंदर जो है वो है। फिर यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत कह रही है कि हमने स्कॉलरशिप्स जो हैं वो 50 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 अरब कर दिए हैं वहाँ पर बजट में, इस बजट में। उसके बावजूद जो है स्कॉलरशिप्स आधी कर दी गई हैं। तो बलूचिस्तान का अब मसला ये है कि पंजाब और सिंध सूबा जो है वहाँ पर जो रेक्टर्स हैं वो अब चीफ मिनिस्टर्स हो गए हैं, इन्होंने कर दिया था। आपको याद होगा सिंध वालों ने भी किया था, मुराद अली शाह ने। और मगर वहाँ अभी तक जो गवर्नर साहब हैं वही उन्हीं के पास पावर है कि वो हटा सकते हैं या नहीं। तो वो उनसे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। जो लियाकत शाहबानी हैं सूबाई तर्जुमान, वो कह रहे हैं कि मैं ख़ुद उनसे बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले 4 मिनिस्टर्स जो हैं उनसे मिल कर के गए हैं और कहा है कि बात करेंगे। अब मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि इसको पुरानी सूरत में बहाल किया जाए। तो तलबा और तालिबात हैं, तो उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान को अगर उस तरह का बिल लेकर के आना पड़ेगा तो उसमें वक्त लगेगा 1.5 से 2 महीने। मगर क्योंकि वो ये समझती है बलूचिस्तान हुकूमत के इनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं और वो इस बात पे कह भी रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर सिंध की मुलाकात हो जाए गवर्नर बलूचिस्तान के साथ, ताकि मामलात जो हैं सुलझें। मगर अगेन कहा ये कि जो वाइस चांसलर हैं वो ख़ासे सख्ती कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको पता है बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के हमने माजी में भी देखा कि ये सारी सूरत हाल है। अब ये बच्चे बैठे हुए हैं और अपने मुतालबात। अच्छा ये बताओ, वो जो एक ज़माने हमने बड़े ज़ोर शोर से किया था यूनिवर्सिटी का वीडियो स्कैंडल, उसका क्या कोई फॉलो अप हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
वो तो मैं ख्याल में असेंबली की हाई कोर्ट तक कमेटी तो बैठी थी, दो तीन कमेटियां बन गई थी। अदालत के सामने भी आया था, और FIA भी तहकीकात कर रही FIA भी तहकीकात कर, क्या हुआ, सारे का सारा पता नहीं वही हुआ जो इस तरह की हर चीज के साथ होता है यार, कोई नई बात है। पता तो करो यार, कुछ ना कुछ मैं ख्याल पता कर ले। नहीं कर लेंगे, लेकिन जवाब यही मिलेगा कि अभी तक कमेटी बैठी हुई है और खवातीन तालिबात। तो जिंदगी तमाशा भी तो कोई फिल्म आनी थी यार, वो भी याद है आपको, जिसकी नजर सानी होनी थी वो भी अभी तक कोरम ही पूरा नहीं हो रहा। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो मतलब एक अफसोसनाक खबर आज मीडिया पे है और चैनलों पे भी चली है। कराची के साबिक मेयर नेमतुल्लाह खान जी, अब उनके साथ आपको मरहूम लगाना पड़ेगा, उनका इंतकाल हो गया है। उम्र भी माशाल्लाह ठीक ठाक थी उनकी। उनका दौर इस लिहाज से अच्छा था कि कराची के बहुत सारे जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके दौर में ना सिर्फ शुरू हुए बल्कि मुकम्मल भी हुए, और उनका वो नहीं बढ़ा, बजट नहीं बढ़ा कि जी फ़र्ज़ करें एक मंसूबा जो है 100 रुपये में शुरू हुआ तो मालूम है कि एंड पे जाने के बाद 10,000 रुपये का हो। सही बात है, ऐसा नहीं उन्होंने एक की। अच्छा, इंतज़ामी सलाहियतें ज़ाहिर है कि उनमें ठीक ठाक थी, अपना काम बखूबी जानते थे। हुआ ये था कि अगर बल्दियाती इलेक्शन का उस दौर में MQM बाइकआउट ना करती तो ये कभी भी मेयर ना बनते। उस ज़माने MQM ने बाइकआउट कर दिया तो इन्हें मौका मिल गया था। लेकिन ये है कि मैंने अब तक जितने भी लोगों से मिला हूँ इनकी मेयरशिप के हिसाब से जी कभी कोई एडवर्स ओपिनियन नहीं सुनी कि बहुत कम, और 100 में से एक ऐसे मिल गए मंसूबे, खास तौर पे ये फ्लाईओवर्स और ट्रैफिक के जो मामलात थे उन्होंने शुरू किए, जिसको बाद में मुस्तफा कमाल ने भी आगे बढ़ाया और उसी KMC के उन्हीं लोगों से काम लिया जिनके बारे में आज हमारी शोहरत ये नहीं आ रही है। लोग तो बंदा सही हो ना सर, काम हो ही जाता है। तो बहरहाल ये जुमला सुना लगता अल्लाह है। ताला हाँ वेल हर जगह अप्लाई नहीं होता बॉस, हाँ इन पे अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अब शराइत और ज़वाबित लागू। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।